हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रीनल सिस्टम के बारे में। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा रीनल सिस्टम में वो रहेगा कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में। कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे हम। तो रीनल सिस्टम से रिलेटेड कुछ 2 3 4 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी देखेंगे। इसके अलावा टॉपिक नंबर 2 हम पढ़ेंगे एनाटॉमी को, एनाटॉमी ऑफ रीनल सिस्टम। दूसरा टॉपिक होगा हमारा एनाटॉमी ऑफ रीनल सिस्टम। थर्ड टॉपिक रहेगा हमारा स्ट्रक्चर के बारे में। एनाटॉमी के साथ साथ हम किडनी के स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी डिस्कस किया जाएगा यहां पे, और कुछ क्वेश्चंस भी हम इस सेशन के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रीनल सिस्टम के एमएसएन को पढ़ने से पहले आपको उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी समझ आनी चाहिए। तो बहुत आसानी से, बहुत आराम से हम इस सिस्टम को समझेंगे। जब भी हम रीनल सिस्टम पढ़ते हैं तो रीनल सिस्टम के से पहले हमने सबसे पहले बोला था हम क्या डिस्कस करेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे। ओके, पहली टर्मिनोलॉजी एक तो आपने सुनी होगी नेफ्रोलॉजी। एक वर्ड आपने सुना होगा जिसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। पर एक और वर्ड भी सुना होगा जिसको बोला जाता है यूरोलॉजी। नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी, तो क्या डिफरेंस है नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी में, ये देखते हैं। नेफ्रोलॉजी का मतलब होता है ये ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस है, ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। नेफ्रोलॉजी इज ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस that deals with kidney and its disorder, kidney and its disorder। क्या बोला सर हमने? नेफ्रोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद किडनी एंड इट्स डिसऑर्डर। मतलब नेफ्रोलॉजी मेडिकल साइंस की वो ब्रांच है जहां पे हम एक तो किडनी के बारे में स्टडी करेंगे और स्टडी करेंगे अगर उसके रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है, अगर उससे रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम नेफ्रोलॉजी के अंदर। ओके, अब यहीं पे दूसरी टर्म आती है जिसका नाम है यूरोलॉजी। तो व्हाट इज यूरोलॉजी? यूरोलॉजी इज ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस that deals with urinary system and male reproductive system, male reproductive system, male reproductive मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बस एक अंतर आपको याद रखना है। देखो, नेफ्रोलॉजी तो नेफ्रॉन वर्ड किडनी के लिए यूज किए जाते हैं, जबकि यूरोलॉजी वर्ड यूज किया जाता है यूरिनरी सिस्टम के लिए। तो मतलब यूरोलॉजी मेडिकल साइंस की वो ब्रांच है जहां पे हम यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सर यूरिनरी सिस्टम मतलब क्या किडनी और यूरिनरी सिस्टम अलग है? हाँ, यूरिनरी सिस्टम तो एक पूरे सिस्टम के बारे में बोल रहा है। मतलब 4 चीजें आती है यूरिनरी सिस्टम में मेनली। सबसे पहला आता है किडनी। यूरिनरी सिस्टम के अंदर किडनी आएगा, यूरेटर आएगा, किडनी आता है, यूरेटर आता है, और तीसरी चीज किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, और आता है यूरेथ्रा। तो कई बार कई लोग नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं
नेफ्रोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद किडनी एंड इट्स डिसऑर्डर, जबकि यूरोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद यूरिनरी सिस्टम एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी में ये अंतर है। यूरोलॉजी में मैंने बोला यूरोलॉजी एक सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है। यूरिनरी सिस्टम का मतलब चार चीजें, मेनली किडनी, यूरेटर्स, ब्लैडर और यूरेथ्रा। तो ये दो बातें, दो टर्मिनोलॉजी हमने यहां पे पढ़ी। ओके, अब तीसरी एक और टर्म आती है जिसको बोलते हैं एंड्रोलॉजी, जिसको बोला जाता है एंड्रोलॉजी। ओके सर, एंड्रोलॉजी का मतलब? एंड्रोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओनली। जहां पे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो उसको बोला जाता है एंड्रोलॉजी। तो यहां से सवाल आ रखे 2 से 3 टाइम, 2 to 3 टाइम यहां से क्वेश्चन आया है कि एंड्रोलॉजी क्या है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एंड्रोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो इसमें आ गया। बाकी अगर आप सुनोगे गायनेकोलॉजी, तो गायनेकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना, यह कहलाता है गायनेकोलॉजी, जबकि स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाता है एंड्रोलॉजी। तो ये कुछ हमने टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। ये कुछ टर्म थी, अब हमने शुरू कर रहे हैं कुछ टॉपिक से। अब हमने कुछ टॉपिक शुरू करने हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किडनी के बारे में। तो हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी का किडनी स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं किडनी के बारे में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। ओके, तो अब हम किडनी की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को देखने वाले हैं। किडनी की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो किडनी का शेप आपने देखा होगा, कुछ इस तरीके से किडनी होती है, कुछ इस तरीके से किडनी का स्ट्रक्चर रहता है। तो सबसे बाहर से किडनी में क्या रहते हैं? कुछ इस तरीके से फैट और एडिपोज टिश्यू रहते हैं। क्या रहते हैं सबसे बाहर से? फैट और एडिपोज टिश्यू। सबसे बाहर से किडनी में फैट और एडिपोज टिश्यू रहते हैं। उसके अंदर, इसके अंदर की तरफ सबसे बाहरी जो कवर होती है, सबसे आउटर जो कवरिंग होती है किडनी की, सबसे आउटर, इसको बोला जाता है कैप्सूल। इसको बोला जाता है कैप्सूल। अब कैप्सूल के अंदर वाला पार्ट, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, कैप्सूल के अंदर ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, इस पार्ट को बोलते हैं कॉर्टेक्स। इस पार्ट को बोला जाता है कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स के अंदर ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है यहां से लेके यहां तक, ये वाला हिस्सा यहां से लेके यहां तक वाला हिस्सा, ये कहलाता है मेड्यूला। ये कहलाता है मेड्यूला। क्लियर है? मैं दोबारा से दूसरी किडनी को बना के समझाता हूं। ये सपोज ये दूसरी किडनी है। ओके, तो मैंने क्या बोला? सबसे बाहर से इसमें भी क्या होगा? फैट होगा, कुछ इस तरीके से। फैट के अंदर सबसे बाहर वाली कवरिंग होगी, सबसे बाहर वाली कवरिंग होगी। इस कवरिंग को क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोला जाता है कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर ये वाला पार्ट कौन सा है? इस वाले पार्ट को बोला जाता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद ये वाला पार्ट कौन सा है? तो मैंने इसको बोला मेड्यूला। अच्छा, मेड्यूला के अंदर किडनी में ऐसे लोब्स पाए जाते हैं, लोब्स, ऐसे लोब्स मिलेंगे आपको। सर ये कितने लोब्स होते हैं? लगभग 8 to 12 लोब्स होते हैं। या ये पिरामिड शेप के दिख रहे हैं, तो मैं इनको क्या बोल सकता हूं?
पिरामिड बोल सकता हूं। मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे बाहर से एडिपोज टिश्यू है, फिर उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर कॉर्टेक्स है, फिर उसके बाद ये अंदर वाला स्ट्रक्चर, ये इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मेड्यूला। मैंने यहां लिखा हुआ है मेड्यूला। मेड्यूला में आपको कुछ इस तरीके के पिरामिड्स या लोब्स दिखाई देंगे और उनकी संख्या होती है 8 to 12। कितने पिरामिड्स होते हैं टोटल? 8 to 12 पिरामिड्स होते हैं। इज इट क्लियर? पिरामिड की टिप पे ऐसा छोटा छोटा होल बना होता है, छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, ऐसे होल होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं। इन छोटे छोटे होल्स को बोला जाता है पेपिला। इन छोटे छोटे होल्स को बोला जाता है पेपिला। पेपिला मतलब ये पिरामिड की जो टिप है, टिप पे क्या बने रहते हैं? होल। ओके, अब ध्यान से सुनना, इसके अंदर एक छोटे छोटी जगह बनी हुई रहती है, इसको बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट जहां पे पिरामिड का होल जा रहा है, इस वाले पार्ट को बोला जाता है माइनर कैलेक्स। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? माइनर कैलेक्स बोलते हैं। माइनर कैलेक्स फिर क्या करता है? माइनर कैलेक्स फिर क्या करता है? ये अपने अंदर वाले सिस्टम में, इस वाले सिस्टम में एम्प्टी करता है चीजों को, जिसको बोला जाता है मेजर कैलेक्स। इसको बोला जाता है मेजर कैलेक्स। आई रिपीट, मैं क्या बताया कि सबसे पहले बाहर की तरफ, सबसे बाहर क्या रहते हैं? फैट और एडिपोज टिश्यू रहते हैं। फैट और एडिपोज टिश्यू के बाद अगर मैं इसको रफ भी कर दूं तो एक डायग्राम से काम चल जाएगा हमारा। मैं बताऊंगा अभी लेफ्ट राइट में क्या अंतर है, पर अभी के लिए सबसे बाहर से तो हमारे पास फैट रहता है। फैट, फैट या एडिपोज टिश्यू मैंने बताया। उसके अंदर से ये वाला पार्ट, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इस वाले स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला? सबसे बाहर वाली लेयर तो क्या हो गई? कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर क्या है? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर क्या है? मेड्यूला। और मेड्यूला में क्या बने होते हैं? छोटे छोटे लोब्स। इन छोटे छोटे लोब्स को, इन छोटे छोटे लोब्स को हम क्या बोलते हैं सर? इनको बोला जाता है पिरामिड। इनको बोला जाता है पिरामिड, या फिर इनको हम लोब्स भी बोल सकते हैं। तो किडनी के मेड्यूला वाले पार्ट में ऐसे छोटे छोटे पिरामिड्स होते हैं। एग्जाम में पूछा था कितने होते हैं, तो 8 to 12 पिरामिड्स एक किडनी के अंदर पाए जाते हैं। ओके, पिरामिड के एंड पे हमने क्या पढ़ा कि यहां पे होते हैं छोटे छोटे होल्स, जिनको बोला जाता है पेपिला। क्या बोला जाता है? छोटे छोटे होल्स को, इन होल्स को बोला जाता है पेपिला। और पेपिला के बाद हमने बोला पेपिला कहां पे एम्प्टी करता है? ये पेपिला से जुड़ा हुआ ये कौन सा पार्ट है? ये है माइनर कैलेक्स। और माइनर कैलेक्स के बाद ये कौन सा पार्ट है? मेजर कैलेक्स। पहले माइनर कैलेक्स है जो पेपिला से अटैच है, फिर मेजर कैलेक्स है। ओके, डन। अब ये वाला पार्ट, इसके नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को बोला जाता है रीनल पेल्विस। इस वाले पार्ट को बोला जाता है रीनल पेल्विस। ये वाला पार्ट है रीनल पेल्विस। तो इतनी बात याद रखनी है आपने। मैं इस स्ट्रक्चर को यहां पे लिख रहा हूं। सबसे पहले मैंने बोला सबसे बाहर क्या होगा? फैट होगा। फैट के अंदर की तरफ क्या होगा? सबसे पहले कैप्सूल होगा। और कैप्सूल के अंदर की तरफ क्या होगा? कॉर्टेक्स होगा। कॉर्टेक्स के अंदर की तरफ क्या होगा? मेड्यूला होगा। और मेड्यूला में क्या रहेंगे? छोटे छोटे पिरामिड्स, जिनको बोला जाता है रीनल पिरामिड्स, जिनको बोला जाएगा रीनल पिरामिड्स। और रीनल पिरामिड्स के भी अंदर दोस्तों छोटे छोटे होल प्रेजेंट रहते हैं, उसको बोलते हैं रीनल पेपिला। उसको बोलते हैं रीनल पेपिला। और दोस्तों पेपिला के भी अंदर अगर मैं बात करूं तो पेपिला जिसमें कनेक्ट होती है, पेपिला जिससे कनेक्ट होती है, उसको बोलते हैं माइनर कैलेक्स। उसको बोला जाता है माइनर कैलेक्स। और दोस्तों माइनर कैलेक्स अटैच होते हैं मेजर कैलेक्स में। किसमें अटैच होते हैं? मेजर कैलेक्स में अटैच होते हैं। माइनर कैलेक्स अटैच होते हैं मेजर कैलेक्स में।
और अगर बात करूं मेजर कैलेक्स की, तो मेजर कैलेक्स अटैच होता है रीनल पेल्विस से, इससे अटैच होता है रीनल पेल्विस से। तो इस स्ट्रक्चर को ऐसे आप ऐसे भी याद रख सकते हो फ्लो चार्ट के फॉर्म में कि सबसे बाहर क्या है, सबसे बाहर क्या है, सबसे बाहर क्या है। तो क्या इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी? तो चलते हैं अगले टॉपिक, अगले स्ट्रक्चर की तरफ। नेक्स्ट, ओके, हमने बात करी तो हम सबसे पहले बात करते हैं सर ये फैट का काम क्या होता है, फैट का काम, इस फैट का काम क्या है। तो आपको बता दूं इस फैट का काम, या यहां पे जो भी फेशिया रहते हैं, अब आप पूछोगे कि सर फेशिया क्या होता है, तो एक तरीके के कनेक्टिव टिश्यू। तो जो भी फैट और फेशिया सबसे बाहर से लगा हुआ है, उसका मेन काम होता है होल्ड द किडनी, होल्ड द किडनी इन पर्टिकुलर लोकेशन, पर्टिकुलर लोकेशन। तो पर्टिकुलर लोकेशन में होल्ड करना होता है मेन इस फैट का काम। इस फैट का काम होता है किडनी को उसकी जगह पे होल्ड करके रखना। ओके, पर तो यहां पे क्वेश्चन बन सकता है एक, लॉस ऑफ फैट या फिर एडिपोज टिश्यू। अगर एडिपोज टिश्यू या फैट कम हो गया, एडिपोज टिश्यू या फैट का लॉस हो गया या वो कम है, तो क्या होगा? तो इसकी वजह से किडनी कैन डिस्प्लेस, किडनी कैन डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन, इट्स ओरिजिनल लोकेशन, फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन। अगर मैंने क्या बोला कि किडनी को होल्ड कौन करता है, वो फैट या वो टिश्यूज, पर अगर वहां से किडनी के आसपास से पूरा फैट या टिश्यूज गायब हो गए, तो फिर उसकी वजह से किडनी क्या हो सकती है, अपनी जगह से इधर उधर जा सकती है। तो उस कहानी को बोला जाता है नेफ्रोटोसिस, नेफ्रोटोसिस बोला जाता है उस कहानी को। या फिर किडनी का डिस्प्लेस होना, वो कहलाता है फ्लोटिंग किडनी भी उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फ्लोटिंग किडनी भी उसको बोला जाता है। तो आपको याद रखना है कि फ्लोटिंग किडनी क्या है। अगर नॉर्मली हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं फैट, हमने देखा था किडनी की सबसे बाहर से क्या है, फैट है। तो फैट की वजह से किडनी अपनी जगह पे लोकेटेड रहती है। अगर इस फैट की कमी हो गई तो इसकी वजह से क्या होगा, किडनी डिस्प्लेस हो सकती है अपनी जगह से, और उसको हम फ्लोटिंग किडनी या नेफ्रोप्टोसिस कंडीशन बोलते हैं। इज इट क्लियर? चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला है सबसे पहले कैप्सूल, कैप्सूल। तो कैप्सूल को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।